नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में स्वागत आप सभी का। अपन देख रहे थे विश्व में नवीन घटनाक्रम जो चल रहा है हाल ही में, बहुत ही देख तो मार्मिक घटनाक्रम है, क्योंकि सोवियत संघ रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। 3 दिन से घटनाक्रम चालू है और काफ़ी अधिक मात्रा में देखें दोनों ओर से भारी नुकसान तबाही चल रही है। तो ऐसा नहीं हो कि ये जो घटना है आगे वर्ल्ड वार के रूप में आ जाए। हम प्रार्थना करते हैं और कामना भी करते हैं कि जल्दी से जल्दी अमन चैन कायम हो जाए, शांति कायम हो जाए, दोनों देशों के बीच में समझौता हो जाए। फिर भी चल क्या रहा है उसके बारे में अपन देखते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अपन देखें विश्व में जो घटनाक्रम चल रहा है उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो ये अपना यूक्रेन है, अपन ने देख ही लिया। इसके पास में ये सोवियत संघ रूस है, ये पहले अपने चर्चा कर ही ली। और यहाँ का राष्ट्रपति पुतिन है, व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, और यहाँ का है जो राष्ट्रपति, उसका नाम है जेलेंस्की। ये व्लादिमीर जेलेंस्की यहाँ का राष्ट्रपति है। दोनों के बीच में यूँ कहे तो अपने नाक की लड़ाई है। और क्यों रूस चाहता है कि यूक्रेन जो है वो समर्पण कर दे, मुझसे लड़ना बंद कर दे, और जेलेंस्की है उसको हटा करके यहाँ पे वो चाहता है कि यहाँ की सेना जो है वो सत्ता अपने हाथ में ले ले, यहाँ तख्ता पलट हो जाए। क्योंकि जेलेंस्की रूस का समर्थक नहीं है और जेलेंस्की चाहता है कि मैं पश्चिमी देशों के साथ में संपर्क कर लूँ और नाटो का सदस्य बन जाऊँ। ये तो अपने पहले देख लिया कि नाटो जो है एक संगठन है और 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। 30 इसके सदस्य देश है। अमेरिका, पश्चिमी यूरोपीय जो देश है सारे इसके सदस्य है। और इन्होंने शर्त भी लगा रखी है, जो इन्होंने एक अनुच्छेद 4 बना रखा है, जिसके तहत आर्टिकल 4 में ये कह रखा है कि किसी भी नाटो सदस्य के ऊपर यदि कोई विश्व का देश यदि उसको दबाता है, उस पर अटैक करता है, उसको किसी प्रकार से हानि पहुँचाता है, तो सब के सब 30 देश मिल करके उसका सामना करेंगे। ठीक है, तो इसी नाटो सदस्य के रूप में यूक्रेन चाह रहा था कि मैं पश्चिमी देशों के साथ में संपर्क कर लूं, नाटो का सदस्य बन जाऊं। लेकिन रूस नहीं चाहता था कि यूक्रेन जो है वो नाटो का सदस्य बन जाए। क्यों नहीं चाहता था, इसके अपन आज देखेंगे कि इस घटनाक्रम के पीछे रूस की नाराजगी क्यों है। तो इसका राजनीतिक तो अपने देख ही रहे हैं कि राजनीति के तहत रूस चाहता है कि मैं महाशक्ति बना रहूं और यूक्रेन मेरे अधीन ही बना रहे। ठीक है, दूसरा अपने कल देखा था इससे पहले वाले वीडियो में कि अमेरिका धीरे धीरे नाटो के सहारे, नाटो जो एक संगठन है, उत्तर अटलांटिक जो संगठन है, उसके तहत वो धीरे धीरे रूसी सीमा पे अपनी सेनाएं जमा रहा है। अपन ने देखा था पोलैंड में उसकी सेना है, लिथुआनिया में है, लातविया में है। तो इधर वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तो आगे बढ़ रहा था, उसको रोकने के लिए रूस के पास में एक ही ऑप्शन था कि वो यूक्रेन को अपने पक्ष में रखे। अब यूक्रेन खुद चाह रहा था कि मैं किस ओर आ जाऊँ, नाटो की ओर आ जाऊँ, यानी पश्चिम देशों के समर्थन में चला जाऊँ। तो भौगोलिक क्या कारण हो सकता है, तो आज अपन देखेंगे इस घटनाक्रम के पीछे भौगोलिक कारक कौन कौन से हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि भौगोलिक कारक ऐसे कौन से हैं जिसके कारण रूस को ऐसा करना पड़ा। ठीक है, तो नाटो की बात तो अपन ने कर ली, नाटो तो है ही है, इसके अलावा दूसरे क्या कारण है। तो अपन देखें तो रूस के पास में सबसे बड़ा देश है, पहली बात तो विश्व का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, और सबसे बड़ा देश होने के साथ साथ में सबसे लंबी तटीय सीमा है इसकी। ये जो तटीय सीमा इसकी यहाँ से शुरू होकर के और पूरी की पूरी तटीय सीमा देखें तो काफ़ी लंबी है। लगभग यदि अपन देखें तो 31,000 किलोमीटर के आसपास में इसकी तटीय सीमा, काफ़ी लंबी इसकी तटीय सीमा है। अब लेकिन ये जो लंबी तटीय सीमा है वो सोवियत संघ रूस के लिए फायदेमंद नहीं है, ये लाभदायक नहीं। क्यों? क्योंकि ये उत्तर में क्या है, साइबेरिया के लग आ गया और इसके उत्तर में उत्तरी ध्रुव आ गया। और उत्तरी ध्रुव की यदि बात आती है तो अपन देखें महत्वपूर्ण बिंदु कि यह 6 माह जमा रहता है। तो यह उत्तरी ध्रुव सागर जो है 6 माह जमा रहता है। तो ये तो बर्फ जमी रहती है। तो 6 माह के लिए यहाँ कोई बंदरगाह काम नहीं करता। तो किसी बंदरगाह कोई महत्व नहीं है 6 माह के लिए, तो बेकार है। दूसरा, ध्रुव की ओर तापमान धीरे धीरे माइनस में, क्योंकि अपन देखते हैं कि बर्खोयानस्क यहाँ एक जगह का नाम है जो सबसे अधिक ठंडा प्रदेश है, विश्व का सबसे अधिक ठंडा स्थान भी है। तो अपन देखेंगे उत्तर में तो ठंड बढ़ जाएगी। तो इस लंबी तटीय सीमा का रूस के लिए कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। अब रूस चाहता है कि वो
पश्चिमी देशों के साथ में व्यापार करे, तो व्यापार करने के लिए उसके पास में ऑप्शन है क्या? तो ऑप्शन यही है कि वो इधर से आए, पश्चिम की ओर बढ़े, और बीच में आ गया उसके यूक्रेन नाटो का सदस्य हो जाएगा। तो ये नाटो की तरफ यदि चला गया यूक्रेन, तो क्या होगा? रूस के पास में ये ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नाटो इस तरह की शर्तें रख देगा कि रूस के लिए आपको इधर से रास्ता देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अब रूस इसीलिए यूक्रेन को अपने हैंडओवर रखना चाहता है, क्योंकि रूस का जो समुद्री व्यापार होता है, वो समुद्री व्यापार अधिकतर जो हो रहा है वो वाया यूक्रेन होते हुए, काला सागर होते हुए और भूमध्य सागर की ओर आगे पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर में पहुंच रहा हो तो काला सागर होते हुए, यहाँ काला सागर है अपना, तो इधर से होते हुए वो यहाँ पहुंच रहा है, और यहाँ से वो किसके साथ जुड़ रहा है? यूरोपीय देशों के साथ में जुड़ रहा है, ठीक है ना, अफ्रीकी देशों के साथ में जुड़ रहा है, और अटलांटिक पार करने के बाद में अमेरिका के साथ जुड़ ही रहा है। तो यूरोपीय देशों के साथ में व्यापार करने का एक ही रास्ता है, और यही बंदरगाह, जैसे बीच में अजोव सागर है, ठीक है ना, तो अजोव सागर भी रूस के अंडर में है, और बीच में एक क्रीमिया पहले यूक्रेन का हिस्सा था, तो 2014 में इसको भी इसने फतह कर लिया और इसके ऊपर भी अपना अधिकार कर लिया था। तो इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि रूस की जो आर्थिक स्थिति है और उसका जो पाश्चात्य देशों के साथ में जो व्यापार है, वो व्यापार यदि उसके हाथ से यदि यूक्रेन चला गया तो पूरा का पूरा व्यापार उसका डगमगा जाएगा। तो ये इसका भौगोलिक कारक महत्वपूर्ण है कि इसकी स्थिति के वजह से इसका उत्तरी जो तटीय प्रदेश है वो बिल्कुल काम नहीं आता, और इसका जो व्यापार चलता है वो किस ओर से चलता है? अजोव सागर, क्रीमिया, काला सागर होते हुए और भूमध्य सागर की ओर वो अपने व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाता है। तो इसीलिए रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन यदि नाटो में चला गया तो वो कई तरह के प्रतिबंध झेलेगा, और मेरा व्यापारिक जो एजेंडा है पूरा का पूरा तहस-नहस हो जाएगा, और मेरा व्यापार है वो पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस कारण से वो उसको अपने एक प्रकार से नाक की हड्डी समझता है कि ये अपने मेरे नाक का बाल है, यदि टूट गया, हट गया, तो मैं तो पूरी दुनिया के सामने तबाह हो जाऊंगा। तो इसीलिए वो उसको अपने अंडर में रखना चाहता है। अब हुआ क्या है, उसने क्या क्या किया है? कल अपने देखा था इससे पहले वाले वीडियो में कि इधर से प्रवेश किया उसने, और यहाँ जो लुहांस्क वगैरह थे, वो तो मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ की 70% आबादी लगभग जो है वो रशियन है, रशियन भाषा बोलती है, तो रूस के पक्ष में है, और यूक्रेन के लिए वो अलगाववादी है। तो यहाँ से तो उसको कोई दिक्कत थी नहीं, तो इधर से उसने प्रवेश किया, 3 ओर से आक्रमण किया है यूक्रेन के ऊपर। बेलारूस की ओर से आक्रमण किया, क्रीमिया की ओर से आक्रमण किया, क्योंकि क्रीमिया भी इसी का हिस्सा है, और दूसरा जो है सीधा आक्रमण किया तो यहाँ लुहांस्क, दोनेत्स्क जो प्रदेश है, इधर से होते हुए उसने आक्रमण किया है। ठीक है, तो यहाँ जो महत्वपूर्ण आक्रमण नगर था वो था मारियुपोल। इसके ऊपर प्राय आक्रमण उसने किया। न्यूज आ रही थी जिसको हथिया लिया है, वहाँ रूसी सेना है प्रवेश कर चुकी है, लेकिन कहीं बीच बीच ये भी न्यूज आ रही है कि इसको अभी तक है यूक्रेन की सेना है उसने सोवियत संघ को है अपने कब्जे में लेने से बचा रखा है। ठीक है, इसके अलावा खार्किव ऊपर हमला किया है, तो मारियुपोल, खार्किव के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अटैक किया है, और सोवियत संघ की सेना यहाँ तक पहुँच चुकी है। सुमी प्रमुख नगर है, यहाँ पर इन्होंने हमला किया है। तो मारियुपोल, खार्किव, सुमी, ठीक है ना, और बोरिस, यहाँ पे एक एयरपोर्ट है, प्रमुख नगर है, ठीक है, बोरिस्पिल। तो बोरिस्पिल पर इसने हमला किया, इस एयरपोर्ट को इसने तबाह कर दिया, ऐसा बताया जाता है, न्यूज़ में आ रहा है कि इसने इसको भी तबाह कर दिया है। ठीक है ना, तो यहाँ तक ये सेना पहुँच रही है। अब यूक्रेन की सेना इसको कोशिश करे कि मुंह तोड़ जवाब दे। जेलेंस्की यहाँ का राष्ट्रपति नहीं चाहता है, वो कभी नहीं चाह रहा है कि मैं पुतिन की दीनता स्वीकार कर लूँ और मैं मेरा पद छोड़ दूँ और मेरे देश की रक्षा किए बगैर बाहर निकल जाऊं, वो कभी नहीं चाहता। बार बार वीडियो डालता है, अपनी जनता से अपील करता है, विश्व के अन्य देशों से अपील करता है कि मेरी सहायता कीजिए और इस विकट घड़ी में आप मेरा सहयोग कीजिए। मैं मेरे देश की मिट्टी के लिए मर मिटूंगा, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। ठीक है ना। अब ये राजधानी इसकी कीव, ये यूक्रेन की राजधानी है। अब बताया जा रहा है कि सोवियत संघ की जो सेना है, रूस की जो सेना है, ये इनकी राजधानी है मॉस्को। ठीक है ना, तो यहाँ से ये कंट्रोल हो रही है, तो यहाँ से ये कंट्रोल हो रही है, तो ये सेना चाहती है कि कीव जो है उसको अपने अधीन ले ले, और कीव यहाँ की यूक्रेन की राजधानी है, तो इसको वो अपने अधीन लेना की कोशिश कर रहे हैं। कीव पर 2-3 साइड से अटैक कर दिया है, बेलारूस की तरफ से सेना आ गई है, और ये बोरिस्पिल जो है इधर से सेना आ रही है। ठीक है ना, तो इसका जो पश्चिमी भाग है कीव का, ये अभी तक सुरक्षित है, इधर से इसके ऊपर हमला नहीं हो पा रहा है, बाकी इधर दोनों साइड से
और क्रीमिया की ओर से हमला हो गया, 3 साइड से इसके ऊपर हमला हो चुका है, ठीक है ना। और इस साइड से अभी तक ये बची हुई है। हालांकि अब तक कीव की जो राजधानी का जो क्षेत्र है इसके अंदर रूस की सेना है प्रवेश नहीं कर पाई है। कोशिश उनकी यह है कि इसकी वो फतह, कीव को यदि वो फतह कर लेंगे तो पूरे के पूरे यूक्रेन है उस पर अपना कब्जा हो जाएगा, और जेलेंस्की है उसको पकड़ते हैं, गिरफ्तार करते हैं, बंदी बनाते, क्या होता है वो तो वक्त बताएगा। लेकिन जेलेंस्की बार बार विश्व के देशों से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी हेल्प की जाए। अब एक दूसरा घटनाक्रम क्या होता है विश्व में, विश्व के विभिन्न देशों ने, जैसे कि नाटो जो सदस्य थे, नाटो सदस्यों ने एक विशेष प्रकार से कल सुरक्षा परिषद के अंदर, जैसे अपन ने देखा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी दूसरे विश्व युद्ध के बाद में 1945 के अंदर, माफ कीजिएगा पहले मैंने इससे पहले शायद 1948 लिख दिया था। 1945 में 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है, उसमें एक महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद इसका महत्वपूर्ण अंग है, और इसको विश्व का सिपाही भी कहा जाता है, विश्व का सिपाही, क्योंकि ये इसका कार्य क्या है, विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना, विभिन्न देशों के बीच में सामंजस्य बनाए रखना सुरक्षा परिषद का दायित्व है, ठीक है। इसके 15 सदस्य हैं, 15 सदस्य महत्वपूर्ण है इसके। इसमें से 15 में से 5 तो है स्थायी सदस्य, कितने हैं 5, और 10 होते हैं अस्थायी सदस्य, ठीक है। ये 10 सदस्य है 2 वर्ष के लिए होते हैं, 2 वर्ष के बाद के लिए, हर 2 वर्ष के बाद में नए सदस्य आ जाते हैं। वो भी चक्रीय क्रम में आते हैं कि 2 का चिन्ह हो गया, फिर अगले 2 वर्ष के लिए अगले 2 का चिन्ह हो गया, ये चक्रीय क्रम में चलते रहते हैं। 10 सदस्य अस्थायी है। 5 स्थायी जो सदस्य है उसमें है अमेरिका, बहुत महत्वपूर्ण बात देखो, और ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस। अब रूस भी स्थायी सदस्यों में इसका है, ठीक है ना। तो रूस भी इसका स्थायी सदस्य है, और ये 5 देश इसके स्थायी सदस्य है। इन 5 देशों को सुरक्षा परिषद यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके तहत एक पावर मिला हुआ है जिसको बोला जाता है वीटो। वीटो किसे कहते हैं, और वीटो का सामान्य अर्थ है निषेधाधिकार। निषेधाधिकार अर्थात मैं मना करता हूं, मैं मना करता हूं, इस तरह का इनको एक पावर है। और ये वीटो जो है, इस पावर का क्या महत्व है, इसका ये महत्व है कि इन किसी भी प्रस्ताव के लिए 5 के 5 सदस्य जो है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस, 5 यदि एक साथ मत देते हैं, एक ही राय रखते हैं साथ साथ सभी के सभी, तब तो किसी भी तरह का प्रस्ताव जो सुरक्षा परिषद में है वो पारित मान लिया जाता है, ठीक है। और इनमें से यदि एक सदस्य देश भी उसने यदि वीटो प्रयोग कर लिया, अर्थात उसने निषेधाधिकार का प्रयोग कर लिया, मना कर दिया कि वो उसके पक्ष में नहीं है, तो जो भी प्रस्ताव है वो गिर जाता है, प्रस्ताव पारित नहीं होता है। तो सुरक्षा परिषद के अंदर इन सदस्यों ने निंदा प्रस्ताव पेश किया। किसके खिलाफ? निंदा प्रस्ताव पेश किया। किसके खिलाफ? रूस के खिलाफ। रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया। और सुरक्षा परिषद के अंदर निंदा प्रस्ताव जब पेश किया गया तो 15 सदस्यों ने जब वोटिंग की, तो उसमें से वोटिंग करने थे 15 को, तो 15 में से सदस्य जो थे 12 ने वोटिंग की इस प्रस्ताव के अंदर। 11 निंदा प्रस्ताव के पक्ष में थे और 1 विपक्ष में था। इसका मतलब रूस खुद ही इसके विपक्ष में है, उसने वीटो काम में लिया यहाँ पे, तो विपक्ष में रूस खुद ही हो गया और उसने किसका प्रयोग किया है? वीटो का प्रयोग किया, ठीक है ना, और अपने खिलाफ निंदा प्रस्ताव उसको गिरा दिया, ठीक है। और 11 देशों ने निंदा प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। 3 देश ऐसे थे जिन्होंने भाग नहीं लिया, 3 देश ऐसे जिन्होंने भाग इसमें नहीं लिया, वो थे चीन, ठीक है, और भारत और यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात इन तीनों ने इस निंदा प्रस्ताव के अंदर वोटिंग के अंदर भाग
नहीं लिया। बाकी इन्होंने भाग लिया, इसमें से 11 तो निंदा प्रस्ताव के पक्ष में पड़े और एक खिलाफ पड़ा। और चीन इसमें तटस्थ, भारत तटस्थ और संयुक्त अरब अमीरात वो तटस्थ रह गए। इस प्रकार से निंदा प्रस्ताव जो था वो पारित नहीं हो पाया और गिर गया। ठीक है ना। तो ये एक निंदा प्रस्ताव क्यों लाया गया था सुरक्षा परिषद में? इसका उद्देश्य था कि सोवियत संघ को, यानी रूस जो है, रूस को यूक्रेन पर हमला करने से किसी न किसी प्रकार से रोका जाए। ठीक है ना। तो ये कुछ ताज़ा अपडेट्स इसका था। तो इस प्रकार से जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद थी उसके अंदर निंदा प्रस्ताव गिर गया और सोवियत संघ के खिलाफ है कोई कार्रवाई करने के लिए कोई ऑप्शन बचा नहीं। तो आज भी, अब भी अपन देखें तो सोवियत संघ रूस जो है उसके यूक्रेन के ऊपर हमले जारी है। ठीक है। और अब एक नया घटनाक्रम थोड़ा सा ये हुआ है, कुछ इसमें एक अब नया मोड़ आ रहा है कि यह वर्ल्ड वार की ओर जा रहा है। ये जो दो देशों की लड़ाई है वो आगे बढ़ रही है और किस ओर जा रही है? विश्व युद्ध की ओर जा रही है। तो बड़ा ही भयानक मंजर होने वाला है। और अब यहाँ पर आगे बढ़ रहा है, यूक्रेन बार बार डिमांड कर रहा है कि मेरे हेल्प की जाए। तो इस क्षेत्र में जो नाटो के सदस्य राष्ट्र है, नाटो के सदस्य जो राष्ट्र है, इन्होंने लगभग ये 28 देशों ने घोषणा कर दी है, 30 है ये कुल मिलाकर के, तो 28 ने घोषणा कर दी है कि वो यूक्रेन की मदद करेंगे, यूक्रेन की मदद करेंगे। ठीक है। इसके अलावा इसका पड़ोसी देश जैसे पोलैंड है, पोलैंड ने सहायता के लिए कुछ सेना वगैरह है, कुछ टैंक वगैरह है, बताया जाता है, न्यूज़ में प्राय आ रहा है कि इन्होंने अपनी सहायता स्वरूप इसको भेज दिया है। ठीक है ना। तो यह सहायता कर ही रहा है। इसके अलावा अन्य जो नाटो सदस्य देश है वो भी इसके जो चेक गणराज्य के नाम से है कोई एक, तो उसने भी अपनी सेना के माध्यम से या अन्य हथियार वगैरह देकर के इसकी सहायता की है। फ्रांस ने हाल ही में घोषणा कर दी है कि हम भी आपकी सहायता के लिए हमारे विशेष आयुध वगैरह है, सैनिक वगैरह विमान है वो भेज रहे हैं और कुछ पूंजी वगैरह का भी सहयोग दे रहा है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब नाटो सदस्यों ने इसकी यूक्रेन की जो सहायता करना शुरू कर दिया है। तो मुझे लग रहा है कि अब ये जो युद्ध है वो किस ओर मुड़ रहा है? थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ मुड़ रहा है। ये बड़ा भयानक मंजर हो सकता है कि यदि इधर ये घूम गया तो बहुत ही विश्व शांति के लिए, आम जनता के लिए, सिविलियंस के लिए, आम नागरिक के लिए बहुत ही बुरा मंजर हो सकता है। तो ऐसा नहीं हो, तो यही अपनी कामना है। फिर मिलेंगे, देखेंगे कि इस पटल पर, विश्व पटल पर इस घटनाक्रम के साथ में आगे क्या घटित होता है। नई नई अपडेट्स के साथ में आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहे हमारा मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।